आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है एट गुरुकुल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जिसकी टैगलाइन है निरंतरता से सफलता। और इसी को सार्थक करते हुए हमने अपना सृजन प्रोग्राम शुरू किया है, जो कि 60 डे क्रैश कोर्स है ज्योग्राफी मेंस, जीडीसी, जीआईसी, एलटी और आने वाले सारे असिस्टेंट प्रोफेसर की मुख्य परीक्षा के लिए। और मुख्यतः आंसर राइटिंग हम आपको प्रोवाइड करेंगे विथ कॉम्प्रिहेंसिव बाइलिंगुअल मॉडल आंसर और होलिस्टिक टॉपिक कवरेज। मतलब हम प्रश्न और उत्तरों के माध्यम से आपके भूगोल विषय के पूरे टॉपिक को कंप्लीट कराएंगे। ठीक है। ज़रूरी क्यों है कि आने वाले टाइम में और अभी फ़िलहाल लगभग सारे असिस्टेंट प्रोफ़ेसर हिमाचल प्रदेश हो गए, बिहार हो गया, हरियाणा हो गया, जीडीसी, जीआईसी, एलटी, ये सारी परीक्षाएं जो है सब्जेक्टिव की तरफ जा रही हैं। आने वाले टाइम में यूपी का जो असिस्टेंट प्रोफ़ेसर है वो भी सब्जेक्टिव हो जाएगा। तो इसके लिए सृजन प्रोग्राम आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसके साथ जुड़कर आप अपने आप को लाभान्वित करिए। और सबसे बड़ी बात, ये पूरा प्रोग्राम 60 दिनों तक अगले हमारे चैनल पर फ्री चलाया जाएगा। आप आइए, कुछ सीखिए। अगर आपको कुछ इनपुट देना है तो आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, हम उसको अपने प्रोग्राम में शामिल करने की कोशिश करेंगे। 15/20 क्या है? ये मेरी गारंटी है, जो मैं आपको लेता हूँ हर वीडियो के पहले, कि अगर आप एग्जाम देने जाएंगे ये पूरे 60 दिनों के कोर्स के बाद, अगर 20 प्रश्न हैं, जनरली जहां तक 20 प्रश्न ही होते हैं, उसमें 15 प्रश्न आपको प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष इस वीडियो लेक्चर सीरीज से मिलेगा। इतना कॉन्फिडेंस मुझे मेरे लेक्चर सीरीज पर है। पीडीएफ डिमांड बहुत है, लेकिन पीडीएफ में बिलीव मैं नहीं करता। मेरे पास पूरा पीडीएफ तैयार है, लेकिन फिर भी पीडीएफ उन्हीं को मिलेगा जो ये 60 दिनों तक 60 दिनों की जर्नी मेरे साथ पूरा करेंगे। उनको मैं पीडीएफ कंपाइल करके सारे क्वेश्चन आंसर्स की दे दूंगा। आंसर का स्टैंडर्ड आप लोग देख ही रहे होंगे कि किस स्टैंडर्ड का आंसर मैं तैयार कर रहा हूँ, जिसमें आपके इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, बॉडी, इस पूरे पैटर्न पर आंसर बनाया जा रहा है। क्वेश्चन की डिमांड को मीट किया जा रहा है, करंट अफेयर को शामिल किया जा रहा है और डायग्राम्स भी डाले जा रहे हैं, जिससे आपका उत्तर अन्य कॉपियों से बेहतर लगे और आपको अच्छा नंबर मिल सके। इसी के क्रम में हम आज अपने छठे दिन पे पहुंच गए हैं। जो छठे दिन का प्रश्न ये था कि पृथ्वी की आंतरजनिक शक्तियां यानी इंडोजेनिक फोर्सेस क्या हैं, जिसमें सडन और डायस्ट्रोफिक फोर्सेस में अंतर बताइए। ठीक है, बेसिकली ये पूछ रहा है कि पृथ्वी के अंदर कार्य करने वाली कौन कौन सी फोर्सेस हैं और उनमें सडन फोर्सेस और डायस्ट्रोफिक फोर्सेस में अंतर क्या है। ठीक है, तो लेक्चर पे चलने से पहले हम ये थोड़ा सा देख लेते हैं कि जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस क्या होते हैं। ये फिजिकल और केमिकल प्रोसेस होते हैं, ठीक है, जो मॉडिफाई करते हैं और ट्रांसफॉर्म करते हैं अर्थ के सरफेस को। मतलब जो पृथ्वी की सतह है, ये जैसे आपकी पृथ्वी की सतह है ये ऊपर, ठीक है, तो ये बहुत विभिन्न क्रियाओं के द्वारा ये ट्रांसफॉर्म होती रहती है। जैसे मान लीजिए सतह है, ठीक है, तो इस पे क्या हो गया, बारिश होने लगी, तो कुछ ना कुछ कहीं न कहीं सतह ट्रांसफ़ॉर्म होगी, कहीं पर नदियाँ भरेंगी, कहीं पर जो है वो वैलीज़ बने, कहीं पर वैली गहरी होगी, ठीक है? उसके बाद जो ग्लेशियर है वो कहीं न कहीं ट्रांसफ़ॉर्म करेगा। उसके बाद जो इरोजन और वेदरिंग होती है, वो कहीं न कहीं पृथ्वी की सतह को ट्रांसफ़ॉर्म करेगी। अंदर से जो फ़ोर्सेज़ आते हैं, जो प्लेट मूवमेंट होता है, वो कहीं न कहीं प्रोसेस से पृथ्वी को ट्रांसफ़ॉर्म करेगा। तो जियोमॉर्फिक प्रोसेस क्या होता है कि ऐसी प्रक्रियाएँ जो अपनी फिज़िकल और केमिकल एक्टिविटी से पृथ्वी की सतह को मॉडिफ़ाई करती हैं, चेंज करती हैं। अब उन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे। ये बेसिकली 2 तरीके से परफ़ॉर्म की जाती हैं। 2 फोर्सेज़ इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, एंडोजेनेटिक फोर्सेज़ और एक्सोजेनेटिक फोर्सेज़। एंडोजेनेटिक फोर्सेज़ वो फोर्सेज़ होती हैं जो पृथ्वी के अंदर से काम करती हैं। एक्सोजेनेटिक फोर्सेज़ वो फोर्सेज़ होती हैं जो पृथ्वी के बाहर से काम करती हैं। अब एक्सोजेनेटिक फोर्सेज़ पहले मैं देख लूँ, जैसे कि वेदरिंग और इरोजन। देखिए, वेदरिंग और इरोजन, ये इंटरव्यू में भी प्रश्न पूछा जाता है, काफ़ी बार पूछा गया है, और इस बार असिस्टेंट प्रोफेसर की जो 51st इंटरव्यू हो रही है उसमें भी पूछा जा सकता है कि वेदरिंग और इरोजन में क्या फ़र्क है। वेदरिंग क्या होता है? वेदरिंग इज़ इन सीटू प्रोसेस, ठीक है? जो आपके रॉक्स हैं, जो आपकी लैंडस्केप है, उसका डिसइंटीग्रेशन मतलब उसका टूटना अपने ही जगह पे, इन सीटू मतलब अपने ही जगह पे, उसको वेदरिंग कहते हैं। लेकिन अगर ये वेदरिंग हो रहा है, उसके साथ साथ इसका मूवमेंट, ये जो मटेरियल टूट कर गिरे हैं, इनका मूवमेंट भी हो रहा है और ये जाकर कहीं डिपॉजिट भी हो रहे हैं, इस पूरी प्रक्रिया को इरोजन कहते हैं। तो इरोजन क्या होता है? XC2 होता है, मतलब ये अपनी मूल जगह से बाहर ये प्रोसेस होती है। वेदरिंग मतलब ये अपने मूल जगह पर होता है। 3 प्रकार की वेदरिंग होती है, फिजिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग, बायोलॉजिकल वेदरिंग। ये अलग से टॉपिक है, आगे आएगा, हम इस पर डिस्कस करेंगे। इरोजन किससे किससे होता है? आइस यानी ग्लेशियर से, आपको पता है बहुत सारे ग्लेशिएटेड लैंडफॉर्म बनते हैं। अरे अच्छा, ये सारी देखिए, ये मूविंग है ना, ये मूविंग नेचर है इनका, और ये जो है कांस्टेंट है, अपनी जगह पे है। रिवर वाटर हो गया, सी हो गया, विंड हो गया, अंडरग्राउंड और वाटर हो गए।
तो इतनी सारी चीजें जो है वो इरोजन कराती हैं, मतलब ये रॉक को तोड़ती भी हैं और इसका ट्रांसपोर्टेशन भी करती हैं और इसको ले जाकर कहीं और जमा भी करती हैं। तो ये डिफरेंस है वेदरिंग और इरोजन में। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक एंडोजेनेटिक फोर्सेस में। देखिए, जो प्रश्न पूछा है डायस्ट्रोफिक और सडन फोर्सेस, इन दोनों के बीच का अंतर पूछा है। तो हमने पढ़ा है जियोमॉर्फिक प्रोसेस क्या होते हैं, ऐसी प्रक्रियाएं जो पृथ्वी की सतह को चेंज करती हैं, मॉडिफाई करती हैं। दो फोर्सेस की वजह से होती है, एंडोजेनेटिक और एक्सोजेनेटिक। एंडोजेनेटिक दो प्रकार की होती है, डायस्ट्रोफिक फोर्स और सडन फोर्स। इसका हिंदी आप लोग कृपया देख लीजिएगा, ठीक है, डायस्ट्रोफिक फोर्स और सडन फोर्स। अब देखिए डायस्ट्रोफिक फोर्स क्या होता है। ऐसे फोर्स होते हैं जो बहुत धीमी गति से पृथ्वी के अंदर संचालित होते हैं और इनका जो आउटकम होता है हमको बहुत लंबे समय के बाद देखने को मिलता है, ठीक है। जैसे पृथ्वी की सतह के अंदर मेंटल लगातार निकल रहे हैं, प्लेट मूवमेंट हो रही है, आपको पता है, मैंने पिछली क्लास में हमने इस पे डिस्कस किया था। तो प्लेट मूव हो रही है, सामने से दूसरी प्लेट जो है यहां पर धंस रही है और यहां पर आपके आर्क आइलैंड का निर्माण हो रहा है, ठीक है। तो ये लैंडफॉर्म बन गया और ये लैंडफॉर्म बना तो बहुत धीरे बना ना, बहुत लंबी प्रक्रिया से। ऐसा तो नहीं बना कि एक प्लेट गई तुरंत यहाँ पर एक आइलैंड बना दिया, नहीं, रातों रात नहीं बना है। ये प्रक्रियाएं सालों साल लाखों साल चलती हैं और ये जो लैंडफॉर्म बनने की प्रक्रिया है ये भी लाखों साल चलती है, जब तब जाकर आपका एक लैंडफॉर्म बनता है। जैसे माउंटेन डेवलपमेंट हो गया, हिमालय, आप हिमालय को ले लो, ठीक है। हिमालय एक दिन में नहीं बने हैं, इसके पीछे लाखों साल की प्रक्रियाएं हैं। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट टकराएं, ठीक है। यहाँ पे जो जियो सिंक्लाइन था, वो जो मलबा था वो धीरे धीरे संपीड़ित होता गया, कंप्रेस होता गया, फिर ये उठता गया। आज भी हिमालय उठ रहा है, ठीक है, आज भी इसके निर्माण की प्रक्रिया चल रही है। तो यानी ऐसी प्रक्रियाएं जो लंबे समय तक चलती हैं उनको डायस्ट्रोफिक फोर्सेस कहते हैं। सडन फोर्सेस क्या होती हैं? एंडोजेनेटिक फोर्सेस का ऐसा प्रकार जो तुरंत प्रभाव दिखाती हैं, जो तुरंत होती हैं। इसका एग्जाम्पल सबसे बड़ा है अर्थक्वेक और वोल्केनो। ये दोनों प्रक्रियाएं जो हैं वो पृथ्वी के अंदरूनी हलचल के कारण उत्पन्न होती हैं, लेकिन इनका प्रभाव जो है आप तुरंत देख सकते हैं, अर्थक्वेक और वोल्केनो। अब हम आते हैं डायस्ट्रोफिक, मतलब लंबे समय तक होने वाली प्रक्रियाओं में। दो प्रकार की प्रक्रियाएं होती हैं, एपिरोजेनेटिक और ओरोजेनेटिक। एपिरोजेनेटिक से क्या होता है, ये कॉन्टिनेंट फॉर्मेशन करता है, मतलब महाद्वीपों का निर्माण इस प्रक्रिया के कारण होता है, और पर्वतों का निर्माण ओरोजेनेटिक के कारण होता है, ठीक। एपिरोजेनेटिक में दो प्रकार की मूवमेंट्स होती है, प्लेट जो है या तो ऊपर जाएगी या तो प्लेट नीचे आएगी, यानी वर्टिकल मूवमेंट होता है एपिरोजेनेटिक में, ठीक है। और इससे महाद्वीपों का निर्माण होता है। ओरोजेनेटिक क्या होते हैं? देखो, जैसे आपको पता चला कि एपिरोजेनेटिक में प्लेटें ऊपर नीचे होती हैं, ओरोजेनेटिक में प्लेटें जो हॉरिजॉन्टल मूव करती हैं, या तो एक दूसरे के पास मूव करेंगी या तो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन मूव, लेकिन मूव हॉरिजॉन्टली करेंगी, वर्टिकली नहीं। ओरोजेनेटिक के दो प्रकार होते हैं, टेंशनल और कंप्रेशनल। टेंशनल फोर्सेस वो होते हैं जब प्लेट एक दूसरे से दूर जाएंगे, ठीक है, इसको बोलते हैं टेंशनल फोर्सेस। कंप्रेशनल फोर्सेस कंप्रेस होंगे, यानी प्लेट जो है वो एक दूसरे के पास आएंगे, तो ये कंप्रेशनल फोर्सेस होता है। जब प्लेट एक दूसरे के पास आएंगे तो ये फोल्ड बनेंगे, जैसे हमारा हिमालय है, ठीक है, वलन होगा। अगर एक दूसरे के दूर जाएंगे, हमने पढ़ा है फॉल्ट बनेगा। तो फोल्ड और फॉल्ट, माउंटेन ओरोजेनेटिक, कॉन्टिनेंट जो होता है पेरोजेनेटिक। ये हमने शॉर्ट में जान लिया कि जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस होते क्या हैं। अब आते हैं अपने उत्तर पर। देखिए, दो पार्ट हैं, ठीक है। पहले तो हमको एंडोजेनेटिक फोर्स बताना है, उसके बाद उसके दो सब प्रकार सडन और डायस्ट्रोफिक में अंतर बताना है। इंट्रोडक्शन पे चलते हैं। फॉर्मेट हम अपना सेम फॉलो करेंगे, 20%, 60% में बॉडी और 20% में कंक्लूजन प्लस डायग्राम। देखिए, अंतर्जनिक शक्तियां वे आंतरिक शक्तियां हैं, ये लिखना बहुत जरूरी है, आपको लिखना है। अगर आपको आधे आधे नंबर पाने हैं अतिरिक्त अपने कॉम्पिटिटर से, तो ये ज्योग्राफिकल टर्म्स आपको अपने आंसर में डालने होंगे। वे आंतरिक शक्तियां जो पृथ्वी के भीतरी भाग से उत्पन्न होती हैं, ठीक है, बहुत अच्छा। ये रेडियोधर्मी अपघटन, मेंटलिक परिसंचरण, मतलब मेंटल कन्वेंशन, मैंने बताया आपको, पहला। और दूसरा भूतापीय ऊर्जा तथा टेक्टोनिक स्ट्रेस, यानी प्लेट टेक्टोनिक से होने वाली जो हलचल है। तो चार कारण बताए गए हैं, ठीक है, आंतर्जनिक शक्तियों के चार कारण। पहला रेडियोधर्मी अपघटन, आपको पता है जो कोर है ये बहुत सारे इसमें हैवी सॉलिड्स हैं, ठीक है, और अतिरिक्त दबाव के कारण यहाँ पर रेडियो एक्टिविटी एक्टिव रहती है, ठीक। तो इसकी वजह से भी जो मेंटल है एस्थोनोस्फियर में, यहाँ पर भी लगातार ये प्रक्रिया चलती है और मेंटल में मूवमेंट होता है, ठीक है। तो रेडियो एक्टिव डिके, मेंटल कन्वेंशन,
जियोथर्मल एनर्जी और टेक्टोनिक स्ट्रेस, प्लेट टेक्टोनिक के द्वारा उत्पन्न स्ट्रेस। ये 4 कारण हैं जिसके वजह से ये अंतर्जनिक शक्तियां उत्पन्न होती हैं। ये शक्तियां निरंतर पृथ्वी की परपटी को रूपांतरित करती रहती हैं। देखिए ये मेन लाइन है। ये शक्तियां करती क्या हैं? पृथ्वी के क्रस्ट को निरंतर रूपांतरित करती रहती हैं, चाहे वो सडन हो, तुरंत हो या वो धीरे धीरे हो, लेकिन इनका मुख्य काम क्या है? पृथ्वी की सतह को रूपांतरित करती रहती हैं तथा पर्वतीय विकृति, पर्वत निर्माण, ज्वालामुखी तथा भूकंप उत्पन्न करती हैं। यही मुख्य विवर्तनिकी स्थल रूपों के निर्माण के लिए उत्तरदायी है। ये हमारा इंट्रोडक्शन हो गया, जहां पर हमने बता दिया एंडोजेनेटिक फोर्सेस। ठीक है। अब अगर हम एक लाइन और जोड़ देते कि 2 प्रकार के एंडोजेनेटिक फोर्सेस होते हैं। देखिए यहां से तो इन्होंने प्रकार शुरू कर दिया, लेकिन इंट्रोडक्शन के बाद हम अगर चाहते तो 2 प्रकार लिख लेते, क्योंकि प्रश्न में ही इन्होंने बोल दिया है 2 प्रकार, तो हमको दिखाना वो जरूरी है। ऐसे करके ग्राफ के माध्यम से पहला हम लिख देते सडन, दूसरा हम लिख देते डायस्ट्रोफिक। हिंदी में आप लोग देख लीजिएगा एक बार। ठीक, तो ये डायग्राम हम यहां डाल सकते हैं, बिल्कुल डालना पड़ेगा हमें, क्योंकि यहां से इन्होंने 2 पार्ट कर दिया ना, तो हमको ये 2 पार्ट दिखाना पड़ेगा। फिर हम एक एक पार्ट पे जाएंगे, उसके बाद तो सबसे पहला पार्ट लेंगे। ठीक है, सडन एंडोजेनेटिक फोर्सेस, इसके बारे में हम लिखेंगे। जो सडन एंडोजेनेटिक फोर्सेस होती हैं वो अचानक कार्य करती हैं, नाम ही मिले सडन, तथा अल्प समय में संग्रहित विवर्तनिकी ऊर्जा का विशाल भाग मुक्त कर देती हैं। सडन फोर्सेस क्या होती हैं? तुरंत काम करती हैं और इनके पास जो एनर्जी स्टोर होती है उसको तुरंत मुक्त कर देती हैं। और इसीलिए आप लोग बाहर जो डॉगेश भाई हल्ला कर रहे हैं उनको इग्नोर करिएगा, ये अपने काम में लगे हुए हैं, ये रात में इनका काम है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इनका मुख्य संबंध फॉल्टिंग, ज्वालामुखी विस्फोट तथा भूकंपों से होता है। देखिए फॉल्टिंग यहाँ गलत लिखा गया है, क्योंकि फॉल्टिंग होता है आपका डायस्ट्रोफिक। ठीक है, इसको काटिएगा। इसका मुख्य संबंध जो है ज्वालामुखी विस्फोट और भूकंप से होता है। ये करती क्या है? परपटी में तीव्र परिवर्तन लाती है। ठीक है, पूरी परपटी को चेंज कर देती है। मान लीजिए कहीं पर भूकंप आया, वहां पर फॉल्ट क्रिएट हो गया, कुछ नहीं था फॉल्ट बन गया। वोल्केनिक इरप्शन हुआ, पूरा वोल्केनो लावा आपका किसी प्लेन एरिया में चला गया और वहां पर इसने जो है शील्ड वोल्केनो बना दिया। तो ये सारी जो है परिवर्तन तीव्र परिवर्तन लाती हैं। इनके प्रभाव सीमित क्षेत्र में होते हैं। ठीक है, इनका प्रभाव हम बहुत वृहद क्षेत्र में नहीं देखेंगे। भूकंप आएगा तो ऐसा नहीं पूरे भारत पर भूकंप आ गया। भूकंप आएगा या तो दिल्ली में आएगा, या तो सैन फ्रांसिस्को में आता है, या लाहौर में आएगा। लाहौर में ही लाते हैं भूकंप, कहीं क्यों लाना, छोड़ो। तो एक जगह सीमित जगह में आएगा। लेकिन जो डायस्ट्रोफिक फोर्सेस होते हैं, अगर फोल्डिंग होगी, ठीक है, हिमालय देखो आप, हिमालय आज एक देश में नहीं बल्कि 3-3 देशों में फैला हुआ है। उसी तरीके से एंडीज देखो आप, उसी तरीके से उत्तरी अमेरिका का रॉकीज देखो, ये 8-8 9-9 देशों में फैले हुए हैं। तो जो सडन फोर्सेस होते हैं वो सीमित क्षेत्रों में होते हैं। इनके प्रभाव क्षेत्र सीमित होते हैं, किंतु अत्यधिक अत्यधिक विनाशकारी होते हैं। कम क्षेत्रों में होते हैं लेकिन उतने ही ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होते हैं। उदाहरण हम लिखेंगे 2023 का तुर्की सीरिया भूकंप, 2015 का नेपाल भूकंप, सब छोड़िए। अभी जो वेनेजुएला में भूकंप आया है, हमने लास्ट लेक्चर में उसके बारे में डिस्कस किया था कि क्यों आया है ये आप निश्चित रूप से लिखिएगा आधा नंबर एक्स्ट्रा के लिए। ठीक है, आपने 1 नंबर एक्स्ट्रा अभी तक ले लिया है। पहले वो टर्म ज्योग्राफी वाला और दूसरा ही भूकंप का एग्जांपल आपने डाल के। अब हम आते हैं डायस्ट्रोफिक फोर्सेस पर। डायस्ट्रोफिक फोर्सेस क्या होते हैं? धीमी तथा दीर्घकालिक होती हैं। ये धीमे काम करती हैं और इनका प्रभाव भी हमको धीरे धीरे देखने को मिलता है, जो लाखों वर्षों तक लिथोस्फीरिक प्लेटों की गति द्वारा कार्य करती हैं। ये शक्तियां प्रकृति में फोल्डिंग, फॉल्टिंग, अपलिफ्ट, सबसिडेंस जैसी विकृति उत्पन्न करती है। हमने ऊपर डिस्कस किया है इसको। ठीक है, ऊपर नहीं, यहाँ पर डिस्कस किया फोल्डिंग, फॉल्टिंग। ठीक है, पेरोजेनेटिक मतलब अपवर्ड डाउनवर्ड मूवमेंट, और ओरोजेनेटिक मतलब आपका फोल्डिंग और फॉल्टिंग। ठीक है, ये सारी चीजें उत्पन्न करती हैं। ये शक्तियां प्रमुख संरचनात्मक स्थल रूपों जैसे वलित पर्वत, ब्लॉक माउंटेन, रिफ्ट वैली और पठारों के निर्माण के लिए उत्तरदायी। देखिए ब्लॉक माउंटेन क्या होता है, आप आपसे एक एक देखिए, आप एक चीज और मैं बता दूं। ब्लॉक माउंटेन, हॉस्ट माउंटेन, ये दोनों होती हैं फॉल्टिंग की ही वजह से। फोल्डिंग की वजह से ये माउंटेन्स नहीं बनते हैं, फोल्डिंग की वजह से यंग फोल्ड माउंटेन बनते हैं जैसे कि हिमालय। लेकिन फॉल्टिंग की वजह से ये ब्लॉक माउंटेन बनते हैं, जैसे ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी का। ब्लॉक माउंटेन होता क्या है? सपोज करो ये 3 खंड हैं, ठीक है, अब फॉल्टिंग हुई, ये दोनों प्लेट दूर चले गए, तो क्या हुआ, ये बीच का जो भाग है वो नीचे धंस गया, तो ये कुछ निर्माण ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो भाग ऊपर हो गया,
दो ब्लॉक माउंटेन हो गए, ये वैली बन गई आपकी, ठीक है। तो ये दोनों ब्लॉक माउंटेन। हॉर्स माउंटेन में क्या होता है कि बीच का भाग नीचे उड़ जाता है और ये किनारे वाले छोटे रह जाते हैं, तो इसको हॉर्स्ट कहते हैं। ये दोनों फॉल्टिंग की वजह से ही बनता है। तो ब्लॉक माउंटेन और हॉर्स माउंटेन, ब्लॉक में नीचे चला जाएगा, हॉर्स्ट का क्या जाएगा, बीच वाला ऊपर उड़ जाएगा, ठीक है। देखो डायस्ट्रोफिक गतियां दो प्रकार की होती हैं। ओरोजेनेटिक हमने बताया आपको, माउंटेन बिल्डिंग होती है जिसमें टेंशनल और कंप्रेशनल फोर्सेस होते हैं। टेंशनल में एक दूसरे से दूर जाते हैं प्लेट्स, और कंप्रेशनल में एक दूसरे के पास आते हैं जहां से फोल्ड का निर्माण होता है। टेंशनल में फॉल्ट का निर्माण होता है। दो प्रकार की ओरोजेनेटिक और एपिरोजेनेटिक, दो प्रकार के डायस्ट्रोफिक होते हैं, ओरोजेनेटिक एपिरोजेनेटिक। उदाहरण हिमालय पर्वत, एंडीज पर्वत, पूर्वी अफ्रीका रिफ्ट वैली, ईस्ट अफ्रीका रिफ्ट वैली है, वो भी आपका डायस्ट्रोफिक फोर्सेस का एग्जाम्पल है। अब देखो अंतर आपको बताना है, जो आपके क्वेश्चन का मेन डिमांड था। अंतर, कार्य करने का समय तत्कालिक होता है और ये जो है धीरे धीरे कार्य करती है। स्वरूप क्या होता है इसका, अच्छा, सडन फोर्सेस का, ये अल्प समय में मुक्त करती है जो भी एनर्जी इसके पास स्टोर रहती है। इसका स्वरूप ये है कि कम समय में पूरी एनर्जी को रिलीज कर देती है। ये दीर्घकालिक विवर्तनीय तनाव को धीरे धीरे मुक्त करती है और ऊपर लैंडफॉर्म को बनाती है। मुख्य प्रक्रियाएं क्या क्या हैं, भूकंप तथा ज्वालामुखी विस्फोट, और इसके माध्यम से वलन बनता है, भ्रंशन होता है, इमरजेंस होता है और सब्सिडेंस होता है, उद्मान और अवतलन होता है। परिणाम क्या है डायस्ट्रोफिक फोर्स का, सडन फोर्स का, ये विनाशकारी। मुख्य लाइन है, इसको आपको जरूर लिखना है कि जो सडन फोर्सेज होते हैं उनका परिणाम क्या होता है, विनाशकारी होता है। लेकिन जो डायस्ट्रोफिक फोर्सेज होते हैं उनका परिणाम निर्माणकारी होता है। ये विनाशकारी है, निर्माणकारी है। निर्माण करते हैं ये, माउंटेन्स का निर्माण करेंगे, फॉल्ट का निर्माण करेंगे, ठीक है, वैलीज का निर्माण करेंगे, ओके। और ये जो है वो भी खत्म कर देते हैं, भूकंप महाराज जो है। प्रभाव की अवधि क्या है, तत्काल प्रभाव। भूकंप आएगा तुरंत पता चलेगा, ऐसा नहीं भूकंप आ गया आपको सुबह बता रहे अच्छा भूकंप आया था, ये बिल्डिंग गिर गई, तुरंत पता चलेगा, सडन उसका आपको एक्सपीरियंस होगा। ये दीर्घकालिक प्रभाव है। प्लेट अंदर मूव हो रही है, आपको पता नहीं चल रहा है। अभी आप जहां पर बैठे हो, जहां से लेक्चर सुन रहे हो, आप किसी क्रस्ट के नीचे आपके प्लेट्स हैं, वो प्लेट्स मूव कर रही हैं, ठीक है। हो सकता है अभी आप लेक्चर सुन रहे हो कि प्लेट आपस में रगड़ खा रही हो कहीं पर, तो ये भी नहीं पता चलेगा आपको। लेकिन अगर भूकंप कहीं आता है वो उनको पता चल जाता है क्योंकि सडन फोर्सेस हैं। प्लेट मूवमेंट नहीं पता चलेगा। हिमालय की ऊंचाई बढ़ रही है दिनों दिन, ठीक है, आपको पता चल रहा है, नहीं पता चल रहा है। सी लेवल जो हमारी मुख्य भूमि है वो सी लेवल के नीचे जा रही है, आपको पता चल रहा है, नहीं पता चल रहा है, ठीक है। भारत का जो तटीय क्षेत्र है वो डूब रहा है, पता चल रहा है, नहीं पता चल रहा है, ठीक है। भारत का जो फॉरेस्ट एरिया है कम हो रहा है, पता चल रहा है, नहीं पता चल रहा है, ठीक। भारत का फॉरेस्ट रिजर्व कम हो रहा है, पता चल रहा है, नहीं पता चल रहा है। पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, पता चल रहा है, हाँ पता चल रहा है। ये सडन फोर्सेज है क्योंकि आपकी जेब पे सर डाल रहा है। तो ये है, ठीक है, सडन हो गया। और ये आप रट लीजिएगा या लिख लीजिएगा क्योंकि आपको यही लिखना है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं लिखना है। और यही पूछेगा सडन और डायस्ट्रोफिक फोर्स में अंतर। अब हम आते हैं अपने कंक्लूजन पे। आंतर्जनिक शक्तियां पृथ्वी की गतिशील की मूल शक्ति है, इसी की वजह से पृथ्वी जो है वो गतिशील है, यानी प्लेट गतिशील है। अचानक शक्तियां तत्काल भू आकृतिक परिवर्तन लाती हैं, सडन, हम यहाँ सडन की बात कर रहे हैं। जबकि डायस्ट्रोफिक शक्तियां दीर्घकाल में पृथ्वी के स्थल रूपों का निर्माण करती हैं, ठीक है। ये आप नहीं लिखोगे तब भी चलेगा। जो हम कहाँ देखते हैं, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर पे, ठीक है, वहां पर आपको डायस्ट्रोफिक फोर्सेस भी देखने को मिलेंगे, वहां पर आपको सडन फोर्सेस भी देखने को मिलेंगे। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर पर आपको प्लेट मूवमेंट भी देखने को मिलेगा, वहां पर आपको वोल्केनो भी देखने को मिलेगा, वहां पर आपको अर्थक्वेक भी देखने को मिलेगा, ठीक है। भूकंपीय गतिविधियां तथा जीपीएस आधारित प्लेट गति अध्ययन अंतर्जनिक प्रक्रियाओं के महत्व की पुष्टि करते हैं तथा पृथ्वी के विवर्तनिकी विकास को समझाने में सहायक हैं। इसी की वजह से आप पृथ्वी का टेक्टोनिक डेवलपमेंट समझ पाते हैं। अगर आप ये ना समझ पाते कि अंतर्जनिक कोई शक्तियां हैं पृथ्वी के अंदर, तो आप ये कैसे समझ पाते कि प्लेट जो है उन्हीं की वजह से मूव। आपको जब ये पता चला, बोलने को तो वेगनर और टेलर भी बोल कर गए थे कि कॉन्टिनेंट मूव कर रहे हैं, लेकिन जब आपने ये समझा कि अंदर जो है वो रेडियो एक्टिव मटेरियल हैं जो लगातार जल रहे हैं उच्च तापमान के कारण, जिससे एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, जिसकी वजह से मैग्मा ऊपर आ रहा है, उसी के वजह से तो प्लेट मूव हो रहा है। मैग्मा ऊपर आ रहा है, प्लेट को इधर ले जा रहा है, एक प्लेट को इधर ले जा रहा है, बीच में मैग्मा आ रहा है, ठीक है। तो जब तक आप इंडोजेनेटिक फोर्सेस को नहीं जानेंगे तब तक आप प्लेट टेक्टोनिक जैसे जटिल विषयों को समझ ही नहीं सकते। अब हम आते हैं अपने डायग्राम पर। ये आपका इंपॉर्टेंट डायग्राम, इसको आप बना सकते हैं जहां पर भी आपका ये पूछेगा इंडोजेनेटिक फोर्सेस। आपको पृथ्वी बनानी है, ये क्रस्ट बनाना है, सॉरी,
कोर बनाना है, यहाँ पर रेडियो एक्टिव डिके दिखाना है, जो मैंने अभी रफ डायग्राम में दिखाया। यहाँ से आपके कन्वेक्शनल करंट चलेंगे और ये है आपके एंडोजेनेटिक फोर्सेस। ठीक, अब हम आएंगे डैश, ये नहीं बनाने की जरूरत, आप केवल एक डायग्राम इसमें बनाइएगा। डायस्ट्रोफिक फोर्सेस की वजह से क्या होता है, वलित पर्वत का निर्माण होता है। डायस्ट्रोफिक मतलब जो धीरे धीरे शक्तियां अपना प्रभाव दिखाती हैं। ब्लॉक माउंटेन जो मैंने बताया, बीच में दो ब्लॉक माउंटेन बीच में धस गया। रिफ्ट वैली, ये भी फॉल्टिंग की वजह से होती है। फॉल्टिंग मतलब ओरोजेनेटिक। और ये पठार के निर्माण यानी एपिरोजेनेटिक। ठीक है, ये आपको नहीं बनाना है, ये समझने के लिए आपके। ये भी नहीं बनाना है, ये भी समझने के लिए। ये सडन फोर्सेस हैं, भूकंप और ज्वालामुखी। आपको केवल ये डायग्राम बनाना है, ये आपका इंट्रो लिखना है, ये आपकी बॉडी होगी। थोड़ा बहुत आप एंडोजेनेटिक फोर्स के बारे में, सडन फोर्स के बारे में लिखोगे। 4 लाइन डायस्ट्रोफिक, 4 लाइन मतलब यही 4 लाइन, इसको रट लीजिए, लिख लीजिए इनके बारे में। इसके देखिए क्या है कि वहां पर आपको ना समय मिलेगा, क्योंकि आपको 20 प्रश्न करने रहेंगे। आपको ना समय मिलेगा, पेन उठाने तक का टाइम नहीं मिलेगा आपको, इतना समझ लीजिए। तो जो चीजें आप रट कर जाएंगे, इसका नोट्स बना लीजिए, इसको अपने हाथों से लिख लीजिए लेक्चर सुनते हुए। जो चीजें आप रट कर जाएंगे, किताब में आप कितना भी पढ़ लीजिए सविंदर सिंह 10 बार, आप ये उत्तर वहां नहीं उतार सकते। ठीक है, तो आप जो चीजें रट कर जाएंगे, 10 बार जो चीजें रटे हैं, अगर वो क्वेश्चन आया तो आपका दिमाग आपसे अपने आप बोलेगा कि ये लिखो। तो ये स्ट्रक्चर रहेगा। एंडोजेनेटिक फोर्स अगर पूछेगा तो उसमें 2 प्रकार के फोर्स आएंगे, दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा लिख देना है। अगर उन्होंने डिफरेंस पूछा, ठीक है, अंतर पूछा, तो ये फॉर्मेट आपको एकदम रट्टा होना चाहिए। अंतर आप यहां से लिखोगे, ये उसके आधार हैं, ये अंतर है, इसका निष्कर्ष है, ये डायग्राम है। तो ये हमारा कंप्लीट उत्तर हो गया। डे 6 हमारा कंप्लीट हो गया। अब डे 7 पर चलते हैं। डे 7 का प्रश्न हमारा ये है कि डिस्क्राइब द एक्सट्रूसिव एंड इंट्रूसिव लैंडफॉर्म फॉर्म्ड बाय वोल्केनिक एक्टिविटी, यानी ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित बाह्यभेदी और अंतर्भेदी स्थलाकृतियों का वर्णन कीजिए। उत्तर आपको लिखना है 200 से 250 शब्दों में। अगर आप चाहें तो भेज सकते हैं एट गुरुकुल के आंसर राइटिंग इवैल्यूएशन चैनल पर, जिसका डिस्क्रिप्शन मैंने नीचे रखा है। बाकी इस वीडियो को शेयर करिए। जो लोग मेंस लिख रहे हैं, आपके भाई बंधु दोस्त यार, जो नहीं लिख रहे हैं, अगले साल लिखने का प्लान करें, या तो जो असिस्टेंट प्रोफेसर और इवन यूपी पीसीएस की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूपीएससी की भी, स्टेट सर्विसेज की भी, तो ये क्लासेस उनको बहुत लाभकारी होंगी। क्योंकि ये जो सिलेबस है ज्योग्राफी का, ये यूपी पीसीएस और यूपीएससी पेपर 1 का बहुत बड़ा पोर्शन कवर करती है। तो इससे न सिर्फ आपके असिस्टेंट प्रोफेसर, जीडीसी, जीआईसी, एलटी, पीसीएस और यूपीएससी, ये सारी जर्नी आपकी कंप्लीट हो रही है। आप केवल इस लेक्चर को सुन भर ले रहे हैं, 2 से 3 बार, अगर 4 बार इस लेक्चर को आपने सुन लिया, आपको ये पूरा चैप्टर इस तरीके से ये नोट्स हमने बनवाया है कि ये पूरा नोट्स आपको रट जाएगा। आपको पूरी किताब पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। तो आप, आज हम 7वें दिन पे पहुंच गए। 60 दिन आप मेरे साथ रहिए, फिर मैं गारंटी देता हूं आप अपने अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन देखेंगे। फिर आप मुझे इसको कमेंट करिएगा। ठीक है, पीडीएफ फिर से, पीडीएफ देना केवल मोटिवेशन है कि लड़के जुड़े रहें, बच्चे जुड़े रहें इस पूरी प्रोग्राम के साथ। वरना मुझे पता है ऐसा नहीं कि 2 मिलियन 4 मिलियन लोग देखेंगे। अगर 5 लोग भी देख रहे हैं और 2 कमेंट भी आ रहे हैं मेरे 60 के 60 दिन के वीडियो पे, पीडीएफ उनको कंपाइल करके मिल जाएगी। और यही क्राइटेरिया है। मुझे 2 व्यू से व्यू नहीं मिलेगा, बट हाँ, मुझे मिलेगा कि मेरे साथ एटलीस्ट वो 2 लोग कंटिन्यू किए 60 दिन। तो ठीक है, इसी के साथ अब चलते हैं 8वें दिन का प्रश्न। 8वें दिन 7वें दिन का उत्तर कल आपके पास होगा। इसको लिखिए अपने, पहले लिखने, देखिए तरीका क्या है, इसको अपने आप से लिखिए। ठीक है, इसका उत्तर अपने आप से दीजिए, उसके बाद मॉडल आंसर से उसको मैच करिए। फिर मॉडल आंसर की जो जरूरी पॉइंट्स आपको लगे अपने उत्तर में डाल लीजिए। आपका ये चैप्टर खत्म हो गया, आपको कहीं से नहीं पढ़ना है। अब आप इसको केवल रट कर जाकर एग्जाम में लिख दीजिएगा। तो आपको पता नहीं, अगले 3 से 4 दिनों में आपका जियोमॉर्फोलॉजी पूरा हो जाएगा। देखते देखते लोग अभी पढ़ रहे होंगे सविंदर सिंह, लेकिन आपने अभी लिखकर, समझकर, सुनकर तैयार कर लिया अपना जियोमॉर्फोलॉजी। 3 दिन का और वेट कीजिए, जियोमॉर्फोलॉजी खत्म, फिर हम क्लाइमेटोलॉजी पे आएंगे। चलिए, तब तक कीप राइटिंग एंड कीप शाइनिंग। जय हिंद।